एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें कोर्स का टाइटल हमारे पास है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन या केचुए का संवर्धन करना, और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुए खाद का बनाना। ठीक है, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि ब्रीडिंग टेक्निक, अर्थवार्म में ब्रीडिंग टेक्निक कैसे होता है, कैसे करके अर्थवार्म को ब्रीड कराया जाता है, उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, और ये ब्रीडिंग टेक्निक 3 अलग अलग वीडियोस में पूरा करेंगे हम लोग। एक वीडियो में देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और दूसरे वीडियो में देखेंगे इनडोर और आउटडोर कल्चर क्या होता है, और एक वीडियो में और देखेंगे मोनोकल्चर एंड पॉलीकल्चर क्या होता है, और फिर चौथा जो वीडियो बनेगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीडिंग टेक्निक इन अर्थवर्म में सबसे पहला वीडियो। तो की ब्रीडिंग टेक्निक के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंटल सेटअप या इन्वायरमेंट सेटअप, कि जब भी आप केचुए को ब्रीडिंग कराएंगे, ब्रीडिंग कराने के लिए आपका सेटअप क्या होना चाहिए। तो यूज बीन या फिर बेड्स विद ए मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। आपको किसी जगह पर, किसी पात्र पर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल में काऊ डंग हो गया, गाय का गोबर हो गया, या कोई क्रॉप स्टॉक हो गया, जैसे धान वान काटते हैं तो खेतों में जो धान के कटने के बाद जो बचे हुए उसके तने होते हैं, ये हो गया, या कोई पत्ते वत्ते जो पड़े हुए हैं किसी पेड़ के, ये हो गए। एंड सॉयल या कोकोपीट, मिट्टी हो गए, और जो हमारे नारियल के जो ऊपर में पाए जाते हैं कवर, जो रेसे होते हैं उसके, जो उसके नारियल के जिसको बुश कहते हो, बाल कहते हो, वो होते हैं। ठीक, इन सबको हमको किसी कंटेनर में डालना है। मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में ये सब मटेरियल को हमने डाल दिया। क्या क्या डाला बोलने पर, ऑर्गेनिक मटेरियल डाला, पेड़ पौधे, गाय का गोबर डाल दिया, है ना, पत्ते वत्ते जो मिले सब डाल दिया हमने। इसलिए डालते हैं ताकि वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रह सके। मेंटेन कितना होना चाहिए, 70 से 85% वहां पर वो मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है ना, नमी, तो इस जगह पे नमी बरकरार होनी चाहिए, तब जाके केचुआ जिंदा रहेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस बोलो, या 70 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हमेशा याद रखना, जहां पर भी आप केचुआ का ब्रीडिंग कराएंगे वहां पर मॉइस्चर 70 टू 85% होना चाहिए, और टेम्परेचर लगभग ये 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें, सबस्ट्रेट प्रिपरेशन, आप चीजों को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्री कंपोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट, भाई किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोज बनने से पहले, खाद बनने से पहले कैसे ट्रीट करोगे, देख लीजिए क्या क्या होंगे वो। लाइक एनिमल मैनियर एंड प्लांट मैटर। एनिमल मैनियर मतलब जैसे गाय बैल भेड़ बकरी के जो गोबर हो गए वो। प्लांट मैटर मतलब जो पेड़ पौधे के जो लीफ, तने सूखे वाले है ना, फल फूल जो सूखे हैं, उन सबको कैसे इस्तेमाल करेंगे टू क्रिएट ए सुइटेबल न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, ऑफन विद अ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अबाउट 25:1। यानी कि इन सभी को, एनिमल के मैन्योर को, गोबर को, और प्लांट के वेस्ट मटेरियल को, इन सब को एक सुइटेबल कंडीशन में मिलाना चाहिए, और जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 25 भाग हो तो नाइट्रोजन 1 भाग हो। तो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो 25:1 रेशियो। अगर कार्बन मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल का 25% रेशियो हो, और नाइट्रोजन का 1, कहने का मतलब अगर मैं किसी मिक्सचर को, इन सभी को मिक्स कर रहा हूं, तो उनमें 25 भाग ऑर्गेनिक मटेरियल हो और 1 भाग
नाइट्रोजन हो। ठीक, आगे देखें, वार्म इंट्रोडक्शन। भाई जब कृमि को डालोगे उसमें, तो कृमि क्या होना चाहिए? इंट्रोड्यूस मैच्योर अर्थवर्म, जो भी अर्थवर्म डाल रहे हो मैच्योर हो, ताकि जल्दी से जाके रिप्रोडक्शन कर सके। लाइक रेड विगलर में आइसेनिया फेटिडा, आइसेनिया फेटिडा जो कृमि है, इसी के आप मैच्योर वर्म को लेंगे। एट एन अप्रोप्रिएट डेंसिटी अराउंड 1.5 kg पर मीटर पर स्क्वायर मीटर, कि यदि मैं 1 स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूं, ये 1 स्क्वायर मीटर एरिया है ना, ये 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले एरिया का जब आप ये चौकोन बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको मैं बोलूंगा 1 स्क्वायर मीटर। इसमें कितना केचुआ डालना चाहिए? इतने के लिए लगभग 1.5 kg अर्थवर्म, इतना का आप खेती कर सकते हैं तो बेहतर खेती हो पाएगा। इससे कम करेंगे तो आपकी जो केचुए की स्पीड है बढ़ने की स्लो हो जाएगी, इससे ज्यादा करेंगे तो भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जगह इससे कम करेंगे तो केचुआ ही कम रहेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। 1.5 kg से कम रखेंगे तो, यदि 1.5 kg से ऊपर कर दिया, मान लिया आपने 2 kg डाल दिया, तो ऑलरेडी वहां का जगह ऐसे भर जाएगा, तो फिर स्पीड बढ़ नहीं पाएंगे ये लोग। ठीक है, अगला हमारे पास है फीडिंग। प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट फूड सोर्स सच एज प्री कंपोस्टेड मैन्योर या वेजिटेबल स्क्रैप ऑफन वंस अ वीक, इंश्योरिंग इट इज कवर्ड बाय बेडिंग। याद रखना कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, पेड़ पौधे के जो मटेरियल निकलते हैं, या जो गाय बैल के जो गोबर निकलते हैं, उनको हफ्ते में कम से कम एक बार इस गड्ढे में डालना चाहिए जहां पर आप केचुए की खेती कर रहे हो। हफ्ते में कम से कम एक बार डालना चाहिए, और उसको बिल्कुल एक जगह पे नहीं रखना चाहिए इसे, उसको बिल्कुल बिस्तर की तरह बराबर रूप से फैला देना चाहिए ऐसे। ठीक है ना, बेड सिस्टम की तरह, जैसे बेड आप लगाते हो तो किस प्रकार से आप बिस्तर को पूरा बिछा देते हो बराबर, ऐसे हफ्ते में कम से कम एक बार इस प्रकार की प्रोसेस को करना चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट जो अर्थवर्म है उनको प्राप्त तरीके से मिलता रहे। अगला हमारे पास देखिए, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। कीप द इन्वायरमेंट डार्क एंड मेंटेन ह्यूमिडिटी। इतना मतलब समझ लीजिए क्या है, कि जहां पर भी आप ये केचुए का पालन कर रहे हैं, वो किसी सैड एरिया में हो, छांव एरिया में हो, या डार्क एरिया में हो, क्योंकि केचुओं को लाइट पसंद नहीं है, लाइट में वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए डार्क एरिया में करना चाहिए। मेंटेनिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमस होना चाहिए, नमी होना चाहिए, केचुआ जो है नमी पसंद करते हैं, वरना ये डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगे। ठीक है, स्कैटर्ड लाइम अराउंड द फार्म टू डिटर पेस्ट, और जिस एरिया में आप खेती कर रहे हो उसके चारों तरफ चूना पोत देना चाहिए, ताकि जैसे मान लीजिए खेती कर रहा हूं मैं, इसके चारों तरफ चूना पोत दे रहा हूं। चूना पोतने पर क्या होता है कि कोई कीड़े मकोड़े आपके इस केचुआ के फार्मिंग तक नहीं पहुंचेंगे। अगर वो कीड़े मकोड़े केचुआ के फार्मिंग तक पहुंच गए तो केचुआ को हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चारों तरफ चूने से लिपाई कर देना चाहिए, ताकि कीड़े उनसे दूर रहें। अगला हमारे पास देखिए, रिप्रोडक्शन प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब समझने के लिए देख लीजिए कि केचुए में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखिए तो हर्मेफ्रोडाइट्स, केचुए जो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी कहने का मतलब केचुए में ही, एक ही केचुए में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कि एक ही केचुए में स्पर्म भी बनते हैं, स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस पाए जाते हैं, और उसी केचुए में ही ओवम भी पाए जाते हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 केचुआ दिख रहे हैं आपको, इसमें मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूं, ईच। इनके पास टेस्टिस भी होगा, टेस्टिस होगा तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ओवरी भी होगा तो ओवम प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है? हर्मेफ्रोडाइट्स कहलाते हैं, यानी कि हम इसको द्विलिंगी कह सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। ठीक, चलिए, तो ईच वर्म हैज बोथ मेल यानी कि स्पर्म एंड फीमेल यानी कि एग ऑर्गन्स। दोनों ऑर्गन होते हैं मेल फीमेल के, और स्पर्म ओवम बनाते हैं। लेकिन इनको मैटिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए एक अगले केचुए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अपने स्पर्म ओवम को फ्यूज करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते।
और बच्चे पैदा करना है इनको, तो अपने स्पर्म को दूसरे केचुए के शरीर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट यूजुअली मेट्स विद अनदर वर्म, जिसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैं बोला कि इस केचुआ ने, मतलब ऊपर वाले केचुए ने नीचे वाले केचुए के ऊपर अपना स्पर्म को छोड़ दिया, नीचे वाले केचुए ने ऊपर वाले केचुए की बॉडी में अपने केचुए को स्पर्म को छोड़ दिया। तो जब स्पर्म जाता है तो वहां पर स्पर्मेथिका पाई जाती है। भाई क्या पाई जाती है? स्पर्मेथिका। ये थैला थैला दिख रहा है ना, वहां पर स्पर्म स्टोर रहता है। कब तक स्टोर रहता है हम आगे बात करेंगे। तो इसको स्पर्मेथिका कहते हैं। एक केचुआ में 4 पेयर स्पर्मेथिका पाई जाते हैं। 4 पेयर मतलब 4 जोड़ी, मतलब 8 स्पर्मेथिका पाई जाते हैं। 4 राइट साइड में होते हैं और 4 लेफ्ट साइड में होते हैं। कुल मिला के 8 स्पर्मेथिका होते हैं जो स्पर्म को कलेक्ट करके स्टोर करके रखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटिंग, वर्म अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन एक्सचेंजिंग स्पर्म व्हिच इज स्टोर्ड इन स्पर्मेथिका। अभी बोला हूं 4 पेयर इन ईच अर्थवर्म। 4 पेयर मतलब संख्या में 8, याद रखना। 4 जोड़ी मतलब 8। तो प्रत्येक केचुए में 4 जोड़ी स्पर्मेथिका पाए जाते हैं जो कि स्पर्म को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कोकून फॉर्मेशन। हाँ, अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर मैटिंग चल रहा है, ये मैटिंग हो रहा है। ये प्रत्येक जो केचुआ होता है, ये मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर रखे रहता है, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर रखे रहते हैं। इनके बीच में मैटिंग चल रहा है। अब ध्यान से देखिए यहां पर डायग्राम में कि इसका जो ऊपर वाला जो केचुआ है उसका स्पर्म नीचे वाले केचुए के पास आ रहा है, और नीचे वाले का केचुए का स्पर्म ऊपर वाले केचुए के पास जा रहा है, यानी स्पर्म में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलते, देखिए ये इस केचुए का हेड हो गया, इस केचुए का हेड ये हो गया। दोनों हेड आपस में एक दूसरे की तरफ है तो अपोजिट डायरेक्शन में हुए, है ना। दोनों का हेड अगर एक तरफ होता तो सेम डायरेक्शन होता, ये हेड ऐसे तो सेम डायरेक्शन होता। जबकि एक का हेड इधर है और दूसरे का हेड भी इधर है, यानी कि टेल अपोजिट हुआ कि नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में इनमें मैटिंग होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक बार इसको सेव कर लेते हैं। अगला हमारे पास है कोकून फॉर्मेशन। द क्लाइटेलम सिक्रीट अ म्यूकस रिंग that harden into a cocoon collecting egg and stored sperm as the worm wiggles out। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जब मैटिंग हो जाता है स्पर्म का एक्सचेंज हो जाता है। आफ्टर स्पर्म एक्सचेंजिंग, ठीक, स्पर्म का एक्सचेंज होने के बाद अब देखते हैं दोनों क्या बोलना चाहिए, जो अर्थवर्म है वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ भाई, है ना। क्रॉस मतलब एक का स्पर्म दूसरे की बॉडी में चला गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो अब सेपरेट हो गई, ये सेपरेशन हो गया। तो आफ्टर सेपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, दोनों अर्थवर्म अलग अलग होने के बाद अब क्या होता है देखिए, क्लाइटेलम जो होता है ना, इसका क्लाइटेलम बॉडी का पार्ट होता है। देखिए इस क्लाइटेलम से कुछ म्यूकस निकलते हैं, ये देखिए, ये क्लाइटेलम से क्या निकल रहा है जी? म्यूकस निकल रहा है। देखिए, तो क्लाइटेलम से म्यूकस निकलने के बाद क्या होता है, म्यूकस की एक लेयर बनती है, और ये म्यूकस की लेयर पूरा बॉडी से धीरे धीरे ये बाहर निकलने लगती है। सिर तरफ से ये बाहर निकलने लग रही है। देखो जब ये बाहर निकल रही होती है उस समय, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो स्पर्मेथिका में स्पर्म स्टोर था और खुद का जो ओवम था, वो दोनों इसी म्यूकस की कवर में आ जाते हैं। यानी कि ये ऐसे हो जाएगा जी, इसका जो स्टोर स्पर्म था वो भी यहाँ पे आ गया, और इसका जो ओवम था, ये ओवम भी यहाँ पर आ गया। तो स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों इसके क्लाइटेलम के सैक में या कवच में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखिए, मैं क्या बोला कि जैसे जैसे ये म्यूकस क्लाइटेलम से निकलता है तो एक लेयर के रूप में धीरे धीरे ये सिर तरफ से आगे बढ़ने लगता है, ये अलग होने लगता है। तो इसी बीच में जो ये केचुआ स्पर्म को स्टोर किया था, वो स्पर्म और खुद का ओवम दोनों को रिलीज करता है इसी म्यूकस के कवर में, और यहीं पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। देख लीजिए क्या हो गया, ये फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बन गया, देखिए ये म्यूकस का जो कवर था ना, ये था। अब म्यूकस के कवर यहाँ से सिर के माध्यम से ये यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, ठीक। और ये म्यूकस का जो कवर था ये हो जाता है हार्ड, इसी को बोलते हैं कोकून। ये हार्ड हो जाता है, पहले म्यूकस का लेयर था अब हार्ड हो गया, ठीक। अब देख सकते हो ये नींबू के बीज की आकृति का दिखाई दे रहा है, और इसी के अंदर में फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट है, ठीक है ना। अब ये मिट्टी में आ जाता है क्योंकि केचुए के शरीर से निकल गया एक लेयर के रूप में, उसी में फर्टिलाइज एग है, ठीक। यहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों ट्रांसफर हो गए ना जी, ये स्पर्म ये हो गया ट्रांसफर, और ओवम, बस एक मिनट थोड़ा सा, हो गया ये ट्रांसफर, ठीक। तो स्पर्म ओवम दोनों ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे आ गए, ये फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब ये कोकून बन गया। अब इस कोकून के अंदर में क्या है देखिए, तो फर्टिलाइज एग है। अब इसमें हैचिंग होगा, हैचिंग होता है तो क्या होता है, उस अंडे से एक छोटा सा जुवेनाइल बच्चा निकलेगा, जुवेनाइल अर्थवर्म, छोटा बच्चा, जुवेनाइल अर्थवर्म, ये निकला। अब ये अर्थवर्म मिट्टी में आ गया, फिर ये जब एडल्ट होगा, वयस्क होगा, फिर किसी दूसरे अर्थवर्म को ढूंढेगा, फिर इसी मैटिंग के प्रोसेस को पुनः रिपीट करेगा, और ये साइकिल बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए कोकून कैसे बनता है। क्लाइटेलम सिक्रीट ए म्यूकस रिंग दैट हार्डन इनटू कोकून कलेक्टिंग एग एंड स्टोर्ड स्पर्म एज द वार्म विगल आउट। विगल आउट मतलब वार्म उस म्यूकस को छोड़ के वार्म अलग हो जाता है, तो जो म्यूकस का जो थैला बनता है उसी को क्या कहते हो आप, कोकून। हैचिंग, कोकून्स लुकिंग लाइक टीनी लेमन सीड, भाई एक छोटा सा नींबू के बीज जैसा दिखता है कोकून, अभी बताया हमें, देखिए आपको ये है ना, ये कोकून था हमारा। आर डिपोजिटेड इन द सॉयल, कहाँ डाल दिया गया, मिट्टी में, सारे केचुए मिट्टी में है। विद बेबी वॉर्म हैचिंग इन वीक्स टू मंथ डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अब यहां से इसके अंदर से एक बेबी वॉर्म निकलता है, और डिपेंड करता है कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक कि वहां की मिट्टी का कंडीशन कैसा है। मिट्टी के कंडीशन के हिसाब से अब इस कोकून से एक बच्चा निकलता है, ठीक। तो वीक टू मंथ, हफ्ते से महीने लग जाते हैं इस कोकून से एक छोटे से बच्चे को निकलने में, ठीक। तो ये था कहानी किसका, रिप्रोडक्शन प्रोसेस का। चलिए अगला देखते हैं, की प्रिंसिपल फॉर कल्चर। भाई अगर आप अर्थवर्म का कल्चर करना है तो इसके लिए क्या क्या मुख्य बातें हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए स्पीसीज सिलेक्शन, भाई केचुआ की बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसमें से कौन सा आप सिलेक्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमको सेलेक्ट करना चाहिए वो आइसेनिया फेटिडा। क्यों, क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, तो कम समय में ज्यादा बच्चे पैदा कर पाते हैं। आइसेनिया फेटिडा इज प्रिफर्ड फॉर रैपिड ब्रीडिंग, हाई रिप्रोडक्शन एंड अडेप्टेबिलिटी। और ये इन्वायरमेंट में टेम्परेचर थोड़े बहुत अप डाउन हो जाए फिर भी अपने आप को बचा लेती हैं, सहन कर लेती हैं उस बदले हुए वातावरण को, इसलिए आइसेनिया फेटिडा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द वर्मी कल्चर। अगला हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल कंडीशन। अच्छा जैसे ये आइसेनिया फेटिडा है, आइसेनिया फेटिडा, जिसको रेड विगलर के नाम से जानते हैं हम लोग, रेड विगलर। हमने यहाँ पर, चलिए मैं इसका डायग्राम भी दिखा दूं, यहाँ पर पिछले क्लास का, ये देखिए ये वाला है ना, ऊपर वाला। चलिए रेड विगलर,
ठीक, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना को ये बढ़िया से बेहतर तरीके से सहन कर लेता है, ग्रो करता है उसमें। तो इसके लिए टेम्परेचर 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, ये आगे 30 डिग्री सेल्सियस को भी सहन कर लेते हैं ये। मॉइस्चर कितना होना चाहिए, नमी कितना होना चाहिए, नमी 70% टू 90% वहां का नमी होना चाहिए, तब ये बढ़िया ग्रो करते हैं। इसका जो पीएच है, पीएच कितना होना चाहिए, पीएच 6.5 टू 7.5, तो न्यूट्रल या थोड़ा सा एसिडिक भी चलेगा। ठीक, तो टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस अप टू 30 डिग्री सेल्सियस फॉर सम, कुछ तो 30 डिग्री को भी सहन कर लेते हैं। मॉइस्चर एट 70 टू 90%, नमी अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि सूखेपन में ये डिहाइड्रेट होकर मर जाते हैं। एंड पीएच थोड़ा सा एसिड या न्यूट्रल टाइप का होगा तो बेहतर ग्रो करते हैं। फीड स्टॉक क्या है, मतलब भोजन क्या होना चाहिए इनका, मिक्सचर ऑफ काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड फूड वेस्ट। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जो गाय के गोबर होते हैं वो, और एग्रीकल्चर वेस्ट, जो पेड़ पौधे से पत्ते वत्ते डंठल वंठल जो भी घर में साग सब्जी बनता है, भाजी बनता है, उन सब का डंठल वगैरह जो बनता है, पत्ते वत्ते ये सब। एंड फूड वेस्ट, जो आप घर में जो भोजन खाते हो जो बच जाता है, दाल चावल रोटी, उन सबको वहां पर डाल देना चाहिए। 50-50 रेशियो इज आइडियल। 50-50 रेशियो मतलब कि काउ डंग का, गाय के गोबर जितना डाल रहे हो उतना ही जो हमारे घर में ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर है, एग्रीकल्चर वेस्ट है या फूड वेस्ट है, वो मिलाकर 50-50% करके अगर आप उस गड्ढे में डालेंगे तो बेहतर तरीके से केचुआ ग्रो करेंगे। प्रोटेक्शन देखिए, अर्थवर्म आर सेंसिटिव टू लाइट, अर्थवर्म लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत मर जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए हमको, उनको रिक्वायर्ड शेड छांव में रखना चाहिए या उसके लिए छांव बना देना चाहिए ताकि केचुआ न मरे, कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन करें और ढेर सारा केचुआ बनाएं। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीडिंग टेक्निक अर्थवर्म में पहला वीडियो। ठीक, इसका दूसरा वीडियो फिर आएगा, इसके बाद तीसरा वीडियो, कुल मिलाकर 4 वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ क्वेरीज हैं आपके, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, और अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।